अगर आप बिजली के बढ़ते हुए बिलों से परेशान हैं, अभी आपके घर पे स्मार्ट मीटर लग चुका है या लगने वाला है, तो स्मार्ट मीटर जब से लगे हैं तब से लोगों की शिकायत है कि 3 से 4 गुना उनके बिजली बिल बढ़ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे जुगाड़ बताने जा रहा हूं कि जिन ट्रिक्स को अपना के आपके बिजली बिल, मेरा दावा है कि 50% से कम हो जाएंगे। ये सारी जो ट्रिक्स आपको मैं बताने वाला हूं, ये सारे लीगल हैं, वैध हैं। इन सारी ट्रिक्स को आप आजमा सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे होंगे जिसमें बिजली बिल कम करने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। कोई कह रहा है पिन से बिजली बिल कम हो सकता है, कोई कैपेसिटर लगाने की बात कर रहे हैं, और वीडियो के लास्ट में आके बोल देते हैं कि आप ये मत यूज कीजिएगा, ये सब फेक है। तो इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, ये सारी ट्रिक आपके लिए परफेक्टली काम करेंगी और ये जेन्युइन ट्रिक्स हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। और मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कम से कम 50% बिजली बिल कम हो जाएगा। अभी की अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले कोई तरीका यूज करते हैं अपने घर पे जिससे आपका बिजली बिल कम हुआ है, तो वो तरीका आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि आपकी जानकारी का लाभ भी कुछ और लोग ले पाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिस वीडियोस में ये बताया गया है कि अगर आपका पावर फैक्टर घर का खराब हो जाता है तो खराब पावर फैक्टर से बिजली के बिल बढ़ जाते हैं। तो उन वीडियोस में सलाह दी जाती है कि आप मीटर जाके देखिएगा, मीटर में देखिएगा कि पावर फैक्टर जो है वो आपका 0.7 है, 0.8 है, 0.85 है, जितना भी है, तो आप एक कैपेसिटर लगाइए और कैपेसिटर लगा के आप अपने पावर फैक्टर को सुधार सकते हैं। जैसे ही आपका पावर फैक्टर सुधर जाएगा, वैसे ही आपके बिजली बिल कम हो जाएंगे। इसी के साथ बहुत सारे आपने पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इस तरह के एनर्जी सेविंग डिवाइस देखे होंगे, अमेजोन पर दबादब बिक रहे हैं। बहुत सारे लोग इसका प्रमोशन भी कर रहे हैं कि इन डिवाइस को आप अपने सॉकेट में लगा लीजिएगा और आपका जो बिजली बिल है वो 50% 40% तक कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बताऊं कि पावर फैक्टर का बिजली बिल से कहीं कोई लेना देना नहीं है। पावर फैक्टर को सुधारने से आपके घर की जो इक्विपमेंट चलते हैं, जो उपकरण आपके बिजली से आप चला रहे हैं, उन उपकरण की लाइफ बढ़ जाएगी। ये एक ठीक बात है। पावर फैक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, वो भी ठीक बात है। पर पावर फैक्टर सुधारने से अगर आपका पहले बिजली बिल अगर 100 यूनिट का आ रहा है तो आप 99 यूनिट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस तरह की जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपना समय किसी भी इस तरह की वीडियो को देखने में ना बिगाड़ें कि जिस वीडियो में इस तरह बताया गया है कि पावर सेवर लगाने से आपका बिजली बिल कम होंगे या कैपेसिटर लगाने से बिजली बिल कम होंगे। यहाँ पे आपको ये चीज समझना जरूरी है कि जो बिजली के बिल हैं वो आपके पर किलोवाट पे डिसाइड होते हैं। मतलब कि जितने यूनिट आप इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं उतने यूनिट के हिसाब से आपका बिजली बिल आता है। आपके घर में जो भी लोड चलते हैं वो वॉट में होते हैं। जैसे कि एक पंखा है 100 वाट आपका लेता है, प्रेस है 500 वाट लेती है, टीवी है 200 वाट लेता है। तो अब ये वॉट क्या है? वॉट है वोल्ट और एम्पियर। तो वोल्ट में अगर एम्पियर को आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ में और पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितने वॉट निकल के आएगा ये वॉट यूनिट बन जाता है। तो जितने भी आप किलोवाट एक घंटे में खर्च करते, माना कि आप एक घंटे में 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं, तो आपका जो बिजली का खर्चा है वो हो गया 1 यूनिट का। एक घंटे में आप दो किलोवाट यूज करते हैं तो 2 यूनिट का, और एक घंटे में अगर आप 500 वाट यूज करते हैं तो आपका 2 घंटे में 1 यूनिट का पावर कंजप्शन होगा। ये एक सीधा सा फॉर्मूला है। अब जो आपका मीटर है, वो मीटर जो बिजली की रीडिंग लेता है वो आपका वोल्ट और एम्पियर से नहीं लेता है, वो लेता है वॉट से। तो वॉट का जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया कि वोल्ट में आप एम्पियर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ ही पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉट बनेगा और उसी वॉट के हिसाब से आपका बिजली बिल डिसाइड होगा। अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि माना आपके घर पे जो वोल्ट है वो आ रहा है 230 वोल्ट, आपके यहाँ पे जो लोड चल रहा है वो चल रहा है 5 एम्पियर का और पावर फैक्टर है 0.8। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ आएगा कि 920 वोट का आपका लोड
चल रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे अगर पावर फैक्टर आपने 0.8 का माना, अगर कि पावर फैक्टर 0.8 का है तो एम्पियर यहाँ पे 5 हो गए। अब यहाँ पे अगर आप अपने घर जो एनर्जी सेवर हैं या तो एनर्जी सेवर लगा देंगे। एनर्जी सेवर के अंदर अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको वहां पे भी एक कैपेसिटर ही मिलने वाला है, या फिर आप सीधा सीधी एक कैपेसिटर लगा देंगे। तो आपका जो एम्पियर है, जब आप चेक करेंगे एम्पियर मीटर में, तो आपका एम्पियर तो कम हो जाएगा। एम्पियर तो 5 की बजाय हो सकता है आपका 4 हो जाए, और पावर फैक्टर जो है वो आपका बढ़ जाएगा, मतलब कि 0.99 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका पावर फैक्टर जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही आपके जो एम्पियर हैं वो कम हो जाएंगे। तो अगर आप वॉट में कैलकुलेट करेंगे तो सेम उतने ही वाट का कंजप्शन तब भी आ रहा होगा जब आपका पावर फैक्टर सुधर जाएगा। तो कुछ लोगों का ये होता है कि वो केवल एम्पियर को मेजर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कि एम्पियर जो है वो केवल आपके यूनिट को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वोल्ट और एम्पियर इनटू पावर फैक्टर, ये फार्मूला आपकी मीटर की रीडिंग को डिफाइन करता है, डिसाइड करता है। तो पावर फैक्टर अगर आपका बढ़ेगा तो आपके एम्पियर कम हो जाएंगे, पावर फैक्टर घटेगा तो आपके एम्पियर बढ़ जाएंगे। ओवरऑल वाट की बात करेंगे तो वाट आपका सेम ही रहना है। तो फ्रेंड्स, ये हुई कैपेसिटर की बात, और ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन थी ताकि आप लोग अपनी समय और आपकी एनर्जी जो है वो इसमें ना बिगाड़ें कि आपका एम्पियर तो कम हो गया, आपको लगेगा कि बिजली बिल कम हो गया, पर बिजली बिल एक्चुअल में आपका कम नहीं होगा। अब बात यह कि वो कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपना बिजली बिल कम कर सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 है कि अगर आप अपने घर पे एयर कंडीशनर चलाते हैं, सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन करने वाली जो यूनिट है वो एयर कंडीशनर ही होती है। तो एयर कंडीशनर में 2 टेक्नोलॉजी आपको यहां देखने को मिलती है, एक है नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और एक है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो जो नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है कि जो आपका एसी है, एसी का जब कंप्रेसर ऑन होगा तो ऑन होने पे वो अपने मैक्सिमम उसकी क्षमता है वहां तक जाएगा। तो माना कि 1.5 टन का एसी है जो कि आपके ऑन होने पे करीब 4 किलोवाट तक जाता है। अब यहाँ पे आपका क्या है कि आपने जो कनेक्शन लिया हुआ है वो लिया हुआ है माना 3 किलोवाट का, पर आपका कुछ सर्टेन टाइम के लिए 1-2 मिनट के लिए, 4 मिनट या 5 मिनट के लिए आपका लोड मैक्सिमम पर चला गया, 4 किलोवाट चला गया। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको पेनल्टी यहाँ पे आपको लग जाएगी। अब पेनल्टी क्यों लगेगी? क्योंकि आपका कनेक्शन था 3 किलोवाट का, आपने 4 किलोवाट यूज कर लिया। और स्मार्ट मीटर जो अभी लगने वाले हैं ये इस चीज को बहुत बारीकी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये जो मैक्सिमम तक इसका कंप्रेसर गया, ये गया तो कुछ ही मिनट के लिए, पर इसने क्या हुआ कि आपकी जो पेनल्टी है वो पेनल्टी आपकी बढ़ा दी। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने घर पे एक एसी लगाया हुआ है तो बाकी और लोड नहीं चलाते हैं, घर में और लोड भी आपके होते हैं, तो वो लोड भी एसी के साथ चल रहे होंगे, तो वहां पे डेफिनेटली आपके जो बिल में आप चेक करेंगे तो आपको पेनल्टी वहां पे दिखाई देगी। इसकी वजह से आपके बिजली के बिल बढ़ जाते हैं। तो इसका बहुत सीधा सा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप या तो अपना एयर कंडीशनर जो है उसको आप चेंज कर लें, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर लगा लें, या सोलर आप एयर कंडीशनर लगा सकते हैं। तो सोलर एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर है वो तो मैक्सिमम तक नहीं जाता है, कुछ ही कंडीशन में जाता है। बाकी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में एक बार मैक्सिमम तक वो टच कर सकता है, जो कंप्रेसर है उसका वो मैक्सिमम लोड तक टच कर सकता है। तो उसको मैक्सिमम तक वो ना जाए, उसको रोकने का तरीका ये है कि ज्यादातर जो एयर कंडीशनर्स हैं उनमें एक बटन दिया हुआ होता है जिसको कन्वर्टेबल बोलते हैं। जब भी आप अपना एसी स्टार्ट करें तो आप उसको 50% या 70% आप सेट कर लीजिएगा, जिससे आपका कंप्रेसर कभी भी अपने मैक्सिमम को टच नहीं करेगा। तो अगर आपका कंप्रेसर मैक्सिमम को टच नहीं कर रहा है तो आपने जितने किलोवाट का आपका एसेंशियल लोड है आप उस लोड के अंदर ही रह जाते हैं। इसका मतलब आप पे पेनल्टी नहीं लग रही है। अब पेनल्टी आपको नहीं लगेगी तो आपके बिजली बिल जो नेक्स्ट टाइम आएगा वो आपका कम आएगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 2 की। तो टिप नंबर 2 जो है वो ये है कि जिन लोगों के घर पे रेफ्रिजरेटर, तो मोस्टली सभी लोगों के घर पे होते हैं, अब रेफ्रिजरेटर में भी सेम यही टेक्नोलॉजी है कि एक तरफ आप नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं, दूसरी तरफ आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का रेफ्रिजरेटर भी ले सकते हैं। तो नॉन इन्वर्टर के साथ में भी यही प्रॉब्लम है कि उसका कंप्रेसर भी एक बार जैसे ही आपने रेफ्रिजरेटर को ऑन करेंगे तो उसका कंप्रेसर मैक्सिमम को टच करेगा। मैक्सिमम को टच करेगा तो दैट मीन कि आपके पावर कंजप्शन बढ़ जाएंगे। तो एक तरीका तो उसका ये है कि आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जो रेफ्रिजरेटर हैं आप उनसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अक्सर एक चीज होती है जब आप अपने रेफ्रिजरेटर को बार बार खोलते हैं या बंद करते हैं और उस टाइम पे आपके उस रूम में जहां पे रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, आपका किचन है या रूम है, तो वहां पे अगर आपने अपना पंखा चलाया हुआ है, फैन आपका चलता है उस टाइम पे, तो फैन क्या करता है कि वो बहुत तेजी से जो उसकी कूलिंग है रेफ्रिजरेटर के अंदर, जो कूलिंग इकट्ठा हुई है उस कूलिंग को बाहर सक कर लेता है, जिसकी वजह से जो गर्म हवा है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर चली जाती है, जिससे रेफ्रिजरेटर बहुत ज्यादा टाइम लेता है उसको
कूल करने में, तो जिससे आपके पावर कंजप्शन बढ़ जाते हैं। अब दूसरी ट्रिक ये आजमाएं कि जब भी आप अपने रेफ्रिजरेटर को ऑन करें तो आप एश्योर करें कि आपकी छत पे अगर पंखा लगा हुआ है तो आप उस पंखे को बंद कर लीजिएगा। जैसे ही आप ये ट्रिक आजमाएंगे वैसे ही आपके पावर कंजप्शन कम हो जाएंगे। अब तीसरी ट्रिक यहाँ पे ये है कि कुछ लोग जो आपके रेफ्रिजरेटर हैं उन रेफ्रिजरेटर्स को बिल्कुल दीवार के साथ में सटा देते हैं। अब दीवार के साथ सटाने में दिक्कत जो है वो ये है कि जो रेफ्रिजरेटर की वर्किंग है वो ये है कि वो अंदर की जो हीट है उस हीट को बाहर फेंक रहा होता है। तो बाहर जो फेंकेगा वो फेंकेगा जो पीछे उसके जो अपने कंडेंसर देखते हैं उस कंडेंसर के थ्रू वो अपनी हीट को एडजस्ट कर रहा होता है। पर अगर आपने उसने अपने रेफ्रिजरेटर को दीवार से सटाया हुआ है तो जो हीट को एडजस्ट होना है वो हीट उतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो पावर कंजप्शन है रेफ्रिजरेटर के वो आपके बढ़ जाते हैं। तो आप चेक करें कि अगर आपका रेफ्रिजरेटर दीवार के साथ में लगा हुआ है तो आप उस रेफ्रिजरेटर को दीवार से कम 8 से 10 इंच की दूरी तक हटा दें, जिससे जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो हीट को प्रॉपरली एडजस्ट कर पाए। तो ये होगी टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 की वो ये है कि जिन लोगों के यहाँ पे फिटिंग पुरानी हुई है, तो पुरानी फिटिंग में क्या है कि मतलब करीब 4-5 साल 8 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर लोग हर रूम के अंदर इंडिकेटर अपने एक लगवाते थे। अब वो इंडिकेटर जो होता था वो फिलामेंट टाइप का होता था। तो वो फिलामेंट टाइप का इंडिकेटर मैंने आपके 10 रूम हैं, 10 आपके पावर बोर्ड हैं, 10 लगे हुए हैं और 10 के अंदर आपका फिलामेंट टाइप का इंडिकेटर लगा हुआ है। तो एक इंडिकेटर करीब 8 से 10 वॉट तक का पावर कंजप्शन करता है। और अगर आप मान लीजिए 10 इंडिकेटर भी लगे हुए हैं तो आपका 100 वाट का पावर कंजप्शन बिना मतलब के हो रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो उसको आप ये कर सकते हैं कि उसको एलईडी इंडिकेटर के साथ में आप चेंज कर सकते हैं। फिलामेंट आप इंडिकेटर को अपने को चेंज करा दीजिए, इससे भी आपके पावर कंजप्शन जो है वो आपके घट जाएंगे। अब इसके साथ ही जो 5वीं ट्रिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है और जो सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन होता है वो इसी का होता है। तो होता यूं है कि आपके घर पे इन्वर्टर बैटरी लगा है और हर कोई घर शायद ही ऐसा होगा कि जहां इन्वर्टर बैटरी नहीं लगता है। तो मोस्टली लोग जो है वो लेड एसिड बैटरी अपने घर पे लगवाते हैं। तो लेड एसिड बैटरी के साथ में प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो उस बैटरी को चार्ज करने में एक 150 एम्पीयर बैटरी की अगर मैं आपसे बात करूं तो करीब आपके 2 यूनिट लगते हैं। 2 यूनिट क्यों लगते हैं कि आपकी बैटरी 14 वोल्ट तक चार्ज होती है और 150 एम्पीयर की बैटरी, तो करीब 2200 वाट आपको बैटरी के अंदर डालने हैं, तब आपकी बैटरी फुली चार्ज होगी। पर जब आप करंट बैटरी से विड्रॉ करेंगे तो लेड एसिड बैटरी का मैक्सिमम डीओडी जो मिलता है वो मिलता है आपको 50%, मतलब कि 1 किलोवाट ही अधिकतम आप उससे लोड लिफ्ट करते हैं। डाला आपने करीब 2 यूनिट और निकाला आपने 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बैटरी में जाते ही आपका वेस्ट हो गया। अब अगर आप बैटरी से अपनी से लोड चलाते हैं तो जितनी बार बैटरी आपकी चार्ज होगी और डिस्चार्ज होगी उतना ही आपका पावर कंजप्शन जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको एक तो तरीका ये कर सकते हैं कि आप लिथियम बैटरी, लिथियम फॉस्फेट की बैटरी के साथ में आप जा सकते हैं। लिथियम फॉस्फेट बैटरी का एडवांटेज ये है कि वहां पे डीओडी जो है वो आपको 98% मिलता है। तो मतलब कि अगर बैटरी आपने ग्रिड से चार्ज भी कर ली, जब भी आप अपना बैकअप बैटरी से ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट उतना ही बैकअप आपको मिल जाता है जितना बैकअप आपने उसमें डाला था। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक बैटरी का इन्वर्टर लगा है या 2 बैटरी के इन्वर्टर लगे हैं और आपका इन्वर्टर 1 किलोवाट का आपने लिया हुआ है और एक ही बैटरी है आपके यहाँ पे। तो दिक्कत यहाँ पे ये है वो इन्वर्टर बैटरी से करीब 700 से 800 वाट तक का लोड लिफ्ट कर सकता है। पर जो आप अपने घर पे बैटरी लगाते हैं वो होती है C20 या C10। इस बैटरी की क्षमता इतनी नहीं होती है कि 700 या 800 वाट आपको घंटे का जो बैकअप है वो डिलीवर कर दें। तो अगर आप एक 500 वाट 600 वाट का लोड एक बैटरी से, सिंगल बैटरी से चलाते हैं तो अब आपकी बैटरी, अभी तक तो 50% का वो डीओडी था उस बैटरी का अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करें, पर जैसे ही आप 400 500 या 600 वाट का लोड उस बैटरी से लिफ्ट करते हैं तो बैटरी आपकी अब मात्र 25% ही रह जाती है। हो सकता है 20% ही रह जाए, तो 80% का वेस्टेज यहाँ पे चला जाता है। तो आप ये एश्योर करें कि अगर आपको हैवी लोड अपने बैटरी से लिफ्ट करने हैं तो या तो आप इन्वर्टर और बैटरी वो आप बड़ी कर लें। छोटे इन्वर्टर से कभी भी आप हाई लोड ड्रेन ना करें, वरना आपकी जो बिजली बिल है वो आपके बढ़ जाएंगे। क्योंकि चार्जिंग में तो आपके 2 यूनिट लगे, पर जब आपने वापस बैकअप लिया तो वो आपको मिला मात्र 300 वाट का या 400 वाट का, तो आपने 1500-1600 वाट आपका वेस्ट हो गया। क्योंकि वो जो लेड एसिड बैटरी है वो हैवी लोड ड्रेन करने के लिए बनी ही नहीं है। अब दूसरा जो होता है, अक्सर लेड एसिड बैटरी में क्या होता है दिक्कत कि कुछ टाइम बाद में उसके सेपरेटर शॉर्ट हो जाता है। अब सेपरेटर शॉर्ट होने का मतलब ये है कि बैटरी को एक सर्टेन वोल्ट तक चार्ज होना है। जो आपका इन्वर्टर है उसको ये पता है कि इस बैटरी को मुझे 14.5 वोल्ट तक ही चार्ज करना है, तो कंटिन्यूस कोशिश करता रहता है कि बैटरी को 14.5 वोल्ट तक लेके जाए। पर चूंकि एक बैटरी का सेपरेटर शॉर्ट है तो बैटरी 13 वोल्ट 13.5 वोल्ट से ऊपर नहीं जा पाती है। इन्वर्टर जो है वो कंटिन्यूसली उस बैटरी को चार्ज किए जा रहा है।
तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपके पावर कंजप्शंस बढ़ जाएंगे। तो आप ये चेक कीजिएगा कि अगर आपका इन्वर्टर दिन रात बैटरी को चार्ज ही करता रहता है तो इसका मतलब है 99% संभावना है कि आपकी बैटरी का सेपरेटर शॉर्ट हो गया है। तो आप इस कंडीशन में अपनी बैटरी, जो आपकी इन्वर्टर बैटरी है, उस बैटरी को आप रिप्लेस करा लीजिए। इसी के साथ अगर आप लेड एसिड बैटरी अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स के लिए मैंने अपना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह आप अपनी बैटरी से मैक्सिमम लाइफ ले सकते हैं और बैटरी में जो दिक्कतें होती हैं लेड एसिड बैटरी में, उनको किस तरीके से आप खुद से ही ट्रबल शूट कर सकते हैं। एंड स्क्रीन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा या फिर आप मेरी वीडियो लिस्ट में से उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 5 टिप्स मैंने आपको बताई। वीडियो काफी बड़ा हो गया है और मेरे दिमाग में अभी और भी बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स हैं कि जिनको इस्तेमाल करके आप अपने पावर कंजप्शंस कम कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी कि आप इन फार्मूलों में से जो मैंने आपको अभी 5 टिप्स बताई, इनमें से कितने फार्मूलों के बारे में आप पहले से जानते थे वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किस फार्मूले से आपका बिजली बिल कम हुआ है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपकी जानकारी का लाभ कुछ और लोग भी ले पाए। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।